श्रोताओं नमस्कार। परिचर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज का विषय है आजादी के 76 वर्ष, महिलाओं की दशा एवं दिशा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर दिव्या सिंह को, जो निजी आवासीय स्कूल की निदेशक हैं। साथ ही हमारे साथ हैं पूनम सिंह, जो निजी आवासीय स्कूल में हिंदी की लेक्चरर हैं, और डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव, जो IIT BHU में कार्यरत हैं और मनोचिकित्सक हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद आकांक्षा जी। श्रोताओं, आजादी के बाद 76 वर्षों की यात्रा पर अगर हम नजर डालें तो हमारे देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है और इस विकास में महिलाओं का, जिन्हें हम कहते हैं कि वे आधी आबादी हैं हमारे देश की, उनका भी समान योगदान है। हर क्षेत्र में भारतीय महिलाओं ने विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो आप सभी अतिथियों से मैं ये पूछना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो आज के दौर में क्या स्थिति है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर, खासकर भारतीय महिलाओं की? सर, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब वर्तमान में हम देखते हैं और जब महिला की बात करते हैं जी, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम भारत माता को माता कहते हैं और एक ऐसे देश में हम पल रहे हैं जहाँ पे जो एक हमारी भागीदारी है महिलाओं की, वो बहुत बड़े लेवल पे है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, एक से बढ़ के एक। आप स्पोर्ट्स के फील्ड में जब आप देखेंगे तो PV संधू, उसके अलावा आप टेक्निकल फील्ड में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे। नाम है, एक नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी भागीदारी है। तो स्थितियां बदली हैं क्योंकि एक अवेयरनेस बढ़ा है, एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। आजादी के जो हम अमृत काल में जब हम रह रहे हैं और महिलाओं की स्थिति को देखते हैं तो कंपेयर करें आजादी से पहले और उसके बाद में, तो बहुत बड़े स्तर पर एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जहाज भी चला रही हैं, फाइटर पायलट भी बन रही हैं, वो इंडियन आर्मी में, डिफेंस में, एयरफोर्स में, नेवी में, स्पोर्ट्स में। अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, सिर्फ चूल्हा चौका तक नहीं है, वो आप बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, है ना। तो मैं बार बार ये कहूंगा कि एक किसी पर्टिकुलर का नाम लेना ये ठीक नहीं होगा। तो एक बड़े स्तर पे देखने को तो मिल रहा है कि भारत का जो एक भाग्योदय हो रहा है वो महिला का बहुत बड़ा एक योगदान है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक महिला पे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है आपके स्टूडियो में। डॉक्टर दिव्या जी, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? आकांक्षा जी, बहुत वर्ष पहले जयशंकर प्रसाद ने कहा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मैं कहना चाहूंगी कि इन 76 वर्षों में जो हम लोग सफर तय करके आए हैं उसमें नारी मात्र श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो है ही, शक्ति स्वरूपा है, बहुआयामी है, सामर्थ्य है, संस्कार है, संस्कृति है। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि आजादी के अमृत काल में हर फील्ड में नारी है जी। मैं तो कहूंगी कि अनादिकाल से महिलाएं घर, परिवार, राष्ट्र, समाज की दशा और दिशा तय करती आई हैं। अब ना तो कोई समंदर इतना गहरा रह गया जहां कोई लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी ना पहुंच पाए, ना हिमालय इतना ऊंचा रह गया जहां संतोष यादव जैसी हमारी बेटी ना पहुंच पाए। आकाश की गहराइयों से कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने स्पेस को नापा। इसरो में जो अभी चंद्रयान 3 का मिशन चल रहा है जी, उसमें भी रितु करिधाल जो हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो चाहे प्रतिभा पाटिल हो, द्रौपदी मुर्मू हो, शिक्षा हो, खेलकूद हो, कृषि हो, पशुपालन हो, सब जगह जो महिला शक्ति है, सजग है, प्रवाहमान है, बहुत ही ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है सब कुछ। और इस सुंदरता की व्याख्या आप किस तरह से देंगी पूनम जी? जी, जहाँ तक आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति की बात है तो वाकई स्थितियां बहुत बदली हैं और महिलाएं पुरुषों के बराबर हर जगह पर वो पहुंची हैं। वो अलग बात है कि अभी वो 100% नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर की महिलाएं नहीं हैं। चाहे प्रधानमंत्री के पद से लेकर के या किरण बेदी से लेकर के या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं ने विकास किया है और आगे भी महिलाएं इस क्षेत्र में विकास कर रही हैं। उनकी बराबर ये स्थिति रही है कि वो हमेशा पुरुषों के बराबर रहें, पुरुषों के साथ रहें। आजकल की जो लड़कियां हैं उनके मन में भी ये बातें आती रही हैं कि वो बराबरी में आए और इसको वो ले रही हैं।
इस स्थान पर वो पहुंच भी रही हैं। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई है। वो अलग चीज है कि 10% महिलाएं अभी भी थोड़ी सी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई हैं। दिव्या जी, पूनम जी, आपने जो विचार व्यक्त किए बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम ऊपरी स्तर पर बात करते हैं तो ये जो चित्रण खींचा जाता है, ये जो चित्र है, हमें बहुत सुखद दिखाई देता है। और दिव्या जी, आप, पूनम जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उससे कई सालों से जुड़ी हैं। तो अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जमीनी हकीकत क्या है? क्या उस क्षेत्र में भी महिलाएं अभी अपना स्तर ऊंचा पाती हैं? आकांक्षा जी, जैसा पूनम मैम ने कहा कि अभी भी काफी सारी दूरी तय करना रहता है, तो मैं ये कहूंगी कि बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, पूरा उनको सपोर्ट है, माता पिता का सपोर्ट है, सहयोग है, सरकार का सहयोग है, बड़ी सारी योजनाएं हैं। CBSE, ICSE किसी भी बोर्ड में वो टॉप कर रही हैं। उनका जो शिक्षा का दर है वो करीब 60% का है। लेकिन फिर भी जो जमीनी सच्चाई है दूसरी तरफ, वो ये भी है कि कई सारी बच्चियां हमारी बीच में शिक्षा उनकी बाधित हो जाती है, छोड़ देती हैं। कई सारे विद्यालयों में जो कस्बों में और गांवों में हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो हमारी मूल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए शौचालय है, साफ पानी का अभाव है, महिला टीचर कम है संख्या में, जिस वाहन से वो पहुंच सकती हैं उस तरह का ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी चीजों को भी हम लोग को अभी बहुत ही सजगता से दूर करने की जरूरत है, तब जाके हम कह पाएंगे कि हर चीज बिल्कुल सही है। तो जो आप कह रही हैं, जो आपने बताया, जिस तरफ इशारा किया, वो यकीनन सच्चाई है कि अभी बड़ी सारी राह को हमको कवर करना है। अभी हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। क्यों पूनम? मुझे ऐसा लगता है जो जमीनी स्तर की बात आप कर रही हैं, क्योंकि हम लोग वहां रह रहे हैं, हम लोग उन बच्चों के बीच में जी रहे हैं। हमारे समाज में बहुत सारी जो लड़कियां हैं, लड़कियों में भी 2 तरह के हैं बच्चे। कुछ बच्चे तो मेंटल लेवल पर बराबरी करते हैं, उनको लगता है कि हम पुरुषों के मानसिक स्तर की बराबरी करें, और शायद वही लोग बड़े बड़े पदों पर, अच्छी अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लड़कियों को अभी भी शायद एक दिशा देने की जरूरत है, और वो उसमें जो भूमिका निभाएंगी वो उनकी माँ की भी भूमिका होती है। हम टीचर की, समाज की तो भूमिका है ही, माँ की सबसे पहली भूमिका ये होनी चाहिए कि बच्चों को हम बताएं कि अगर वो बराबरी करना चाहते हैं तो वो मानसिक स्तर पर बराबरी करें। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रकृति की तरफ से हम लोग पुरुष से अलग हैं, तो अगर हम अलग हैं तो अलग हैं। और जहाँ पर बात आती है पहनावे की, अक्सर लड़कियां ये कह देती हैं कि लड़के जब बाहर जाते हैं 12 बजे रात को तो कोई नहीं बोलता, हमें क्यों बोलता है? तो हमें ये समझाना पड़ेगा उनको कि हम कहीं न कहीं तो हमारे में शारीरिक रूप से अंतर तो है ही, तो ये चीज हमारे ख्याल से होनी चाहिए। हाँ, आपने जैसे बात किया कि शारीरिक और मानसिक की बात करी आपने। जी हाँ, ये बहुत सारी बातें हैं, कुछ लिमिटेशन से, क्योंकि जैसे मैं मनोचिकित्सक हूँ तो ये आए दिन आपको अखबार में चीजें मिलेंगी सुरक्षा का, सेफ्टी पे जब हम बात करते हैं। बट एक चीज और है, प्रकृति ने ना एक बहुत ब्लेस किया है महिलाओं को, उनका जो शारीरिक बनावट जो आपने बात किया, उसमें क्रोमोसोम्स का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसमें वो किसी भी बड़े से बड़े स्ट्रेस को, तनाव को बहुत आसानी से झेल लेती हैं, स्टेबल रहती हैं। पुरुष को वो चीजें नहीं है, क्योंकि देखिए डिप्रेशन का स्तर देखा जाए तो महिलाओं में 2 गुना होता है पुरुष के कंपेयर में, लेकिन आप सुसाइडल रेट्स देखेंगे तो मैन में ज्यादा है। तो एक चीज तो है कि सहने की क्षमता ज्यादा है, चूंकि उनके बॉडी में इस तरह से हार्मोन्स, जब हम शारीरिक की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, या जब बच्चा पेट में होता है तो बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। उसके अलावा पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, जब बच्चा पैदा होने के बाद जो डिप्रेशन आता है, तो कई बार लोग इस चीज को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोग इस बात की ही चर्चा कर रहे थे कि लोगों में वो पहचान नहीं है, वो ऊपरी जो हवा में कि तुम महिला हो, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें वैसे रहना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। तो ये एक समाज में उड़ती उड़ती एक, जिसको फ्लाइंग इफेक्ट कहते हैं, वो खबरें हैं। मुझे लगता है कि अगर जो सब कुछ समान है तो समान ही रहने देना चाहिए, बराबरी है तो उस बराबरी को रहने देना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें
प्रकृति ने आपको इतना अच्छे से मतलब ब्लेस कर दिया है आपको दे करके, जो सहने की क्षमता या मल्टीटास्किंग की जब हम बात करते हैं, तो एक वुमेन एक साथ कई काम, वो घर भी संभालती है, बच्चा भी संभाल लेती है, वो अपना काम भी संभाल लेती है, और जब परिवार विपत्ति में होता है या परेशान होता है वो पति, तो उस पति को भी समझा लेती है, अपने बच्चे को भी अच्छे से टैकल कर लेती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, जब इतना कुछ कर सकती है तो इसमें बराबरी जैसा कुछ है ही नहीं है ना। मुझे लगता है कि एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, और जहां पे उसकी जरूरत है वो अपनी जरूरतों को निभाए, और जहां पे पुरुष का भागीदारी बनता है, और बस कुछ ना करे, रिस्पेक्ट दे उसको, वो अपॉर्चुनिटी आने दे, क्योंकि थोड़ा फिजिकली तो डोमिनेंट होते हैं कहीं ना कहीं, कई बार मेंटली भी डोमिनेंट लोग, ये सच्चाई है समाज की जिसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें ग्रैटिट्यूड एक दिखाना चाहिए वुमेन के प्रति, जो मुझे लगता है। जी, मैं आप ही की बात का थोड़ा जवाब देना चाह रही थी कि जैसे जब हम जमीनी स्तर की बात करते हैं, तो आज जो 10% घटनाएं लड़कियों के साथ कहीं न कहीं हो रही हैं, तो शायद उसका भी वो परिणाम है कि जहां पर हम ये सोचते हैं कि हम रात को कहीं भी जा सकते हैं, हम अकेले कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर पुरुषों की मानसिकता में भी परिवर्तन होना चाहिए, और ये हमें लगता है कि ये माता पिता से शुरू हो। जी, सही बात। क्योंकि सबसे पहला संस्कार हमारे माता पिता हमको देते हैं। जी जी, और इसमें वो भूमिका निभा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत सटीक बात कही आपने पूनम मैम। आपने बताया कि माँ का बहुत ही प्राइमरी रोल है बच्चों को, चाहे वो बच्चियां हों या लड़के हों, उनको शिक्षा देने में। लड़कों को शिक्षा देनी चाहिए कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, और लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए कि सारी चीजों के साथ अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार वो पकड़ के चलें। उसमें बड़प्पन है। और जैसा कि हमारे सर ने बताया, ये भी सच बात है कि एक महिला प्राकृतिक रूप से ही मनोचिकित्सक की भूमिका में भी होती है घर में। वो ही शायद किसी मकान को घर बनाती है। तो उसी के साथ ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे थे, तो सरकार का भी विशेष योगदान रहा है। जो हमारा मिशन शक्ति है महिला सशक्तिकरण के लिए, उत्थान के लिए, मिशन शक्ति में जो 2 उप योजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य, उसमें भी हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी सुरक्षा दीदियां तक सरकार प्रोवाइड कर रही है, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में। तो हम लोग को इक्वालिटी की बात, हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात, जैसा डॉक्टर लक्ष्मण आप कर रहे थे, वो भी अपनी बेटियों को बिना झिझक के उनको उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी की बात हो रही है, जैसा कि अभी सर ने बताया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मर्द हो या औरत। घर में एक समान अधिकार दोनों को होना चाहिए। तो फिर ये बात क्यों आती है? अगर हम देखें तो बचपन से एक हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो ऐसे ढला हुआ है कि घर के कुछ काम हैं वो घर की महिलाओं के लिए ही तय हैं, घर के कुछ काम हैं वो पुरुष ही करेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर हम ले लें, घर का बच्चा बचपन से देखता है, अगर रसोई घर की बात आती है तो उसमें माँ ही काम करेंगी। बाजार से अगर सब्जी या सौदा लाना है तो वो पिता ही लाएंगे। ये मानसिकता क्यों है? मुझे लगता है कि ये धारणाएं अब थोड़ी बदल रही हैं। जी, अभी जो परिवर्तन आया है, क्योंकि अब घर में पुरुष हों या लड़के हों, वो काम भी थोड़ा कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि अभी तो वैसे ही है, लेकिन अगर कामकाजी महिला कोई है या पता चला कि माँ जो है बाहर गई है, तो कभी कभी बच्चे भी काम कर लेते हैं। तो परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं। उसमें सुधार की आवश्यकता है अभी। बिल्कुल। सर से मैं ये जानना चाहूंगी, जो मानसिकता होती है कि घर की जो महिला है, वर्किंग वुमेन है, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन घर आकर किचन में उसे ही जाना है जो हम बात कर रहे थे। और घर का पुरुष कुछ कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, घर आकर आराम से सोफे पे बैठेंगे, टीवी देखेंगे या अपना समय अपने लिए बिताएंगे। ये बहुत ही अहम सवाल है इस कड़ी में। देखिए, आप पुरानी जब एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगी जी, तो उसमें आप देखती थी कि माँ झाड़ू लगा रही है, कुछ पिक्चर होती थी, पिता बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं और बगल में कप की चाय प्याली पड़ी हुई है, चाय पी रहे हैं। तो इससे ये डिपिक्ट होता था कि माँ का काम होता है झाड़ू लगाना और पिता इज ऑथोरिटी जो बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे बाइफर्केशन या किसी तरीके का वो नहीं मैं पैदा करना चाह रहा हूँ, बट हाँ, मैम ने जैसे कहा कि माँ
सिखाती है बेटियों को, मैं कहता हूँ बेटे को भी उतना ही सिखाना जरूरी है कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ ये बात औरत और पुरुष की नहीं है, मुझे लगता है ये जिम्मेदारी की बात है। और जहां तक जिम्मेदारी की बात होती है, मुझे लगता है कि वहां पे ये नहीं कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, मेरी ये जिम्मेदारी, सबको अपना निर्वहन करना है, क्योंकि सब एक दूसरे के सुख दुख के हिस्सा है, जीवन को जीने आए हैं। और जीवन में जीवंतता तभी आती है जब एक दूसरे का सहयोग होता है। और ये सहयोग किस स्तर का होगा, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि देखो तुम किचन में सहयोग दो, मैं बाहर हाँ, आप कभी मेरा हाथ बटा दीजिए, मैं कभी आपका हाथ बटा दूंगा, है ना। प्रेम की कोई परिभाषा उस तरह से देखा जाए तो वो बांटने से बढ़ता है। और मुझे लगता है कि पुरुष को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिला ही बैलेंस करती है पूरे घर को, है ना, और पुरुष उसका साथ निभाता है। मतलब एक ही गाड़ी में वो 4 पहिए हैं, है ना, मतलब उसके बिना बैलेंस नहीं किया जा सकता। कोई भी टायर खराब हो जाएगा तो स्थिति खराब हो सकती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि हर परिस्थिति के लिए हमेशा एक पुरुष को भी पता होना चाहिए चूल्हा चौका, कि वो खाना बना सके, वो कपड़े भी धो सके, वो बच्चा भी संभाल सके, है ना। नहीं है तो सीखो, क्योंकि जीवन बदल रहा है और लोगों की मानसिकता बदल रही है, तो वैसे वैसे आपके अंदर कुछ वो बदलाव के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा जी। तभी शायद हम इक्वालिटी की बात कर सकेंगे। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ बोल करके, भाषण देके नहीं, वो व्यवहारिक रूप से वो दिखना चाहिए, बिल्कुल जीवन में उतारना पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा, है ना। आप बोलो ठीक है आज संडे को मैं काम करूंगा, या पूछ लो कभी हालचाल की, तुम कैसी हो, है ना। कभी मान लो रोटी जल भी गई तो लोग कहते रहे कैसी तुमने जली रोटी, मैं कहता यार आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या। मतलब एक होता है ना प्रेम, चलो आज मैं तुम्हारा हाथ बटाता हूँ। थोड़ी थोड़ी खुशियां ना जीवन को एक नया आयाम देती है, लगता है कि हाँ मीनिंगफुल हो जाती है, लगता है कि हाँ कोई साथी है, साथी सिर्फ कहने को नहीं, साथ निभाने को। बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर बोला डॉक्टर साहब आपने कि साथी साथ निभाने को हो, और जो भी एक घर परिवार में मिलकर लोग रह रहे हैं वो सारे एक दूसरे का सहयोग करें। कोई ऐसी चीज ना हो कि नहीं ये अमुक व्यक्ति को ही करनी है या अमुक जेंडर को ही करनी है जी। ऐसा जरूर हम लोग को लगता है, और सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत ही सुंदरता से ये बात, तभी जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं की, वो तभी विचारों के अलावा जी आचरण में भी आ पाएगा। बिल्कुल आकांक्षा जी, और तभी एक जैसे बेटी बनती है, जैसे किरण बेदी बनी अफसर जी, उनके पीछे उनके पिता थे, है ना। तो ये पुरुष वर्ग भी जो है जब सपोर्ट करता है, जब साथ खड़ा रहता है, कंधे से कंधा मिला के और आगे मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो वो पूरक की भूमिका में होते हैं। तो ये दोनों वर्गों को साथ ही चलना होगा, और साथ ही चल रहे हैं। बिल्कुल। और जब सशक्तिकरण की बात होती है तो महिलाएं ऊंचे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं हर क्षेत्र में, विश्व पटल पर। लेकिन फिर भी अभी हमें सुनने में आता है कि महिलाओं को उनका हक दिया जा रहा है, या अपने हक के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? बड़ी आपने तथ्यपरक बात करी कि दिया जा रहा है। हर एक का एक नैसर्गिक हक होता है, बिल्कुल, और वो उसको मिलना चाहिए। इसमें देने लेने जैसा व्यवसाय, व्यापारीकरण नहीं होता है। हम सब लोग मिलके सुंदरता करते हैं। जैसे सुंदरता का शब्द आया, सुंदरता का भाव आया, तो एक सुंदर समाज की जो परिकल्पना है उसके लिए हम दोनों जो लोग हैं, सब पूरे समाज को एकजुट होकर सबके नैसर्गिक हक की बात करनी होगी, उसको उपलब्ध करवाना होगा हर वर्ग, हर समुदाय को। तब जाके ये एक सुंदर समाज बनेगा जिसमें हम सभी खुशी से रह सकते हैं जी। और मुझे भी लगता है मैम कि जो अभी आपने कहा कि दिया जा रहा है, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि बहुत सारी महिलाएं तो अपना अधिकार ले रही हैं। मतलब देने की स्थिति तो वहां जा रही है जहां पर कि थोड़ी वो पीछे हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं अपना अधिकार ले रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। हम तो ये कहते हैं, मेरा तो अपना ये मानना है कि हमें खुद लेना सीखना होगा, और हम तभी सीखेंगे जब हम मानसिक स्तर पर ये सोचेंगे कि हाँ हमें क्या करना है। क्योंकि जब हम किसी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, और जब हमारे साथ पुरुष और महिलाएं साथ में काम करते हैं, तो वहाँ हमको थोड़ी देर भूल जाना पड़ेगा कि ये सामने जो बैठे हैं वो पुरुष हैं।
वो महिला है, हम यही समझ करके उनसे बात करेंगे और उनसे काम कराएंगे। उसके पीछे का देखिए ये भी एक कारण रहा, थोड़ा सा मैं बस बोलना चाहूंगा। बहुत छोटे छोटे से बहुत सारी कुरीतियां रही हैं, बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं, जैसे कि बाल विवाह की जब हम बात करते थे, जब हम सती प्रथा की बात करते थे, उनको वो हक नहीं मिलता था। जैसे होता था ना कि जमीन में पिता का है तो बेटा का हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें, मैरिजेस के अधिकार नहीं थे उनको कि वो अपने मन से शादी कर ले। तो बहुत सारी जो कुरीतियां इतनी चली आ रही थी, वो प्रथा चला आ रहा था। जब हक की बात करते हैं तो हक तो किसने छीना? हम ही लोगों ने छीना, है ना। सही बात, नेचर ने तो हमेशा न्याय किया है, वो बराबरी का हक दिया है और वो बराबरी को निभाना हम दोनों की जिम्मेदारी है। जैसे कहना ना, मनस्थिति में वो ढालना पड़ेगा और वो तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को बहुत फ्लेक्सिबल होकर के एक्सेप्ट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं तो सोचती हूँ कि महिलाओं को अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए और जो सारे सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे मैंने मिशन शक्ति की बात की जी, उस सब की बारीकियां उनको जरूर ध्यान से सुननी चाहिए। बहुत जरूरी है ये, आकांक्षा जी। जी मैम, और महिला सशक्तिकरण की जहाँ बात हो रही है तो महिलाएं भी समझ लें कि सशक्तिकरण का मतलब क्या है। यानी उन्हें आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना और जागरूक होना, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे कोई दूसरा हमारा विकास नहीं कर सकता। हमें खुद अपना विकास करना होगा अगर हम महिला हैं तो। हम लोग सब लोग शक्तिशाली तभी बन सकते हैं जब हम जागरूक हों। जी, ये बहुत बड़ी एक चीज है, एक चुनौती है। इसमें हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे टीचर, हमारा पुरुष वर्ग बहुत ही सहायक और निर्णायक भूमिका में रहेगा कि हमारी बच्चियों के लिए एक बेहतर सुंदर समाज का निर्माण हो सके। बिल्कुल सही बात कही दिव्या जी आपने। और इस सुंदर और सुघड़ समाज का निर्माण तभी होगा जब घर की जो महिलाएं हैं वो स्वस्थ होंगी हर तरफ से, यानी चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य की हम बात करें या मानसिक स्वास्थ्य की बात करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप मनोचिकित्सक हैं, जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आमतौर पर ये एक ऐसा विषय है जिसे कोई छेड़ना नहीं चाहता, और खासकर जब घर की महिला के बारे में ये बात होती है तो बिल्कुल इस विषय पर चर्चा नहीं होती कि घर की वो जो महिला है, चाहे कोई भी हो, चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो, वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ हो, वो डिप्रेशन से ग्रसित है या उसे किसी चीज का तनाव है, और उस महिला को स्वयं ये पता नहीं होता कि उसे किसी तरह की मानसिक तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है, खासकर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, मैंने कहा था ना कि वो जब महिलाओं की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे मेंस्ट्रुअल हुआ, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उसके अलावा उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, बच्चा भी देखना है, पति भी देखना है, घर भी देखना है, किचन भी देखना है, अपना भी स्वास्थ्य देखना है, साथ में ऑफिस भी देखना है। कई बार कामकाजी अब हो रही है महिलाएं, तो उसमें क्या होता है कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो आपका तनाव लेवल भी बढ़ सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो सबसे पहली चीज होती है खुद का केयर। कई बार लोग कहते हैं नहीं ठीक है, चलता है। कई बार हम कैजुअली ले लेते हैं चीजों को, हम दूसरों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ बचपन से वो हम कविता पढ़ते आए हैं ना, भजन है या कविता है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरों की जय करने से पहले खुद की जय करे। तो पहले आप स्वयं को पहचानिए। इसको सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सेल्फ केयर। तो पहली बात तो आपको समय से उठना है, समय से खाना है और हर चीज समय पे करना है। क्योंकि क्या करते हैं ना कि पूजा पाठ के चक्कर में या पति को देखने के चक्कर में या बच्चे को देखने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य पे वो ध्यान नहीं दे पाते, और ये सच्चाई है। और जब उन्हीं का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो पूरा परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उसके अलावा लोग बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तुम करती ही क्या हो, कितना बड़ा काम है। कई बार लोग इतना बहुत चलते चलते इतनी बड़ी बात कह देते हैं जो कई बार दुख पहुंचाता है, पर वो फिर भी दुख को सह लेती है। तो मुझे लगता है पति का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो पूछे कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। सास जो होती है वो बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है टीवीओ में, बहुत अच्छी भी होती है ना, और अच्छी नहीं है तो मुझे लगता है अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि वो बेटी होती है, वो भी आप ही की बेटी है। तो वो भी पूछें, घर के सब लोग पूछें कि तुम कैसी हो, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, तुम खाना खा लो, अच्छा तुम थक गई होगी। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो आराम की नहीं सोचते हैं,
तो वो आराम सामने वाला जब समझेगा ना, तो आधा आराम तो ऐसे ही हो जाता है कि कोई आपका दुख समझ ले। तो एक दूसरे को साथ देने का, प्रोत्साहित करने का, उसको आप इस बात को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करिए। और वो प्रेम, सौहार्द, और सबसे बड़ी बात है प्रेम तभी होगा जब उसके साथ आप सहयोग करेंगे। किचन में सहयोग करिए, उसके स्ट्रेस में उसको सहयोग करिए, एक्सेप्ट करिए उसके समस्याओं को। कुछ कहती है तो धैर्य से सुनिए, समझिए, उसको समझाइए और साथ जितना दे सकते हैं दीजिए। और पूरा एक परिवार हंसता खेलता तभी है जब सब एक दूसरे को, जब मनस्थिति को समझते हैं। तो स्थिति को समझेंगे तो परिस्थितियां अपने आप बहुत बेहतर हो जाएंगी और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा रहेगा। और फिर बोला सशक्तिकरण की बात है तो आप अपने आप में शक्ति हैं, है ना। एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे नारी को पूजा जाता है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, आचरण में भी होना चाहिए। बहुत दुख होता है जब कई बार कई घटनाएं सुनते हैं, तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारा अस्तित्व ही नारी से है। तो इसमें ना कोई बराबरी की बात है, ना कोई लड़ने की बात है, ना अधिकार देने की बात है, ना अधिकार लेने की बात है। ये तो नेचर ने दिया। हम कौन होते हैं किसी को देने और लेने वाले? बिल्कुल, है ना। हम प्रेम दे सकते हैं जी। और कहीं ना कहीं महिलाओं को भी ये समझना होगा कि अगर उन्हें किसी तरह की मानसिक तकलीफ है तो वो अपने तकलीफ को, अपने तनाव को अपने साथियों से या अपने घर परिवार के लोगों से साझा करें। जी आकांक्षा मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही। और लक्ष्मण जी की बात को मैं सुन रही थी अभी कि वाकई इस क्षेत्र में महिलाएं थोड़ी जागरूक हुई हैं। वो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाती हैं और अगर कभी कम पड़ जाता है तो मेरे ख्याल से वो फिर से बना भी लेती हैं जी। क्योंकि ये वाली मानसिकता थोड़ी कम हुई है कि अगर एक रोटी बची है तो भूखे पेट सो जाएंगे, थोड़ा मेहनत कर लेंगे और अपना भोजन कर लेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, जागरूकता की बात हो रही है, तो आज तक माएं अपनी बेटियों को ही समझाती रही हैं कि बेटा तुम्हें कैसे रहना है समाज में। लेकिन हमें लगता है कि अब माँ को अपने बेटों को भी समझाना पड़ेगा। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पर, मैं बोलना चाहूंगी, कहीं लिखा हुआ था कि माँ अपने बेटे को ये समझा रही थी कि बेटा समाज में इस तरह निकलना कि कोई भी लड़की तुम्हें देख करके अपने बाल संवारे, दुपट्टा नहीं। तो ये अगर अस्तर बच्चों में आ जाए, ये मानसिकता बदल जाए, बाल संवारे का मतलब तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे गुणों पर आकर्षित हों, लेकिन तुम्हें देखकर कोई जो है ये न सोचे कि हाँ हमारे सामने कौन आ गया है। तो कहने का मतलब कि माँ को अपने बेटों को भी वही शिक्षा देनी चाहिए, तभी समाज एक अच्छा हो पाएगा। अब चलते चलते आखिरी प्रश्न जो है आप सभी के लिए है कि महिलाओं की दशा और दिशा के और क्या पक्ष हैं जिनको सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है? सुदृढ़ ये बनाना है कि हमारे को ये देखना है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर जान जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, घर परिवार के लोग भी ये जाने कि एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति कैसा होता है। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने रोल मॉडल्स को ठीक से चयन करें उनका, और फोन का भी थोड़ा ध्यान रखें, डिजिटल मीडिया का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो बढ़ती बच्चियां हैं उनके लिए किस प्रकार के हम, जब तक वो बड़ी हो रही हैं तो किस प्रकार के हम रोल मॉडल्स लेके आ रहे हैं, अपना आचरण घर में कैसा रख रहे हैं, ये सब भी बड़ा जरूरी है। इस तरफ समाज को, हम सभी को थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल जी मैम, मैं भी इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें इस समाज को थोड़ा सा बदलना है तो हमें महिलाओं को ये चाहिए कि वो थोड़ा सा निर्णय लेना सीख लें, चाहे वो घर हो चाहे कार्यालय हो। किसी के दबाव में आकर कोई काम न करें, वो अपना निर्णय स्वयं लें कि उन्हें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये उनको आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर शायद उनको कोई भी कहीं भी हरा नहीं सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और जो आपकी जिम्मेदारी है समय समय करते रहिए। सही गलत भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उस पर आप निर्णय लेते रहिए। जो ठीक लगे वो ठीक है, जो ना ठीक लगे आप कहिए लोगों से खुल करके, अंदर कूढ़िए मत, घुटिए मत, है ना। फेसबुक और मीडिया पे लिखने से अच्छा है कि आप अपने घर परिवार में वो चीज शेयर करिए और आप रेगुलर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते रहिए। वो कोई भी हो, सबको निभाना जरूरी है। और अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखिए, अच्छे गाने सुनिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, सामाजिक स्तर पे आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए, सब बेहतर रहेगा। निर्भीक रहिए, आत्मनिर्भर रहिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए भाई, रहिए, बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। आजादी के 76 वर्ष, महिलाओं की दशा एवं दिशा, इस विषय पर आज ये परिचर्चा कार्यक्रम केंद्रित था। हमारे अतिथिगण में शामिल थे डॉक्टर दिव्या सिंह, पूनम सिंह और डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिलहाल आकांक्षा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।